ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसको बोलते हैं डायरेक्शन को आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, और इसको बोलते हैं के कैप। ये प्लस एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड, और माइनस एक्स को माइनस आई, माइनस जे को माइनस वाई को माइनस जे, और माइनस जेड को माइनस के। ठीक है, ये आई जे के। याद आया कुछ? बताओ, नाम बताओ इनका, नाम बताओ। इनका क्या नाम है आई जे के का? आई जे आई नहीं, इनको कौन से वेक्टर बोलते हैं? यूनिट वेक्टर में स्पेसिफाई किया था। डायरेक्शन नहीं, जैसा लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हाँ, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। एंड व्हाट डज द ऑर्थोगोनल मीन्स? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक तो ये पुरानी बातें याद कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ वेक्टर्स हैं, लेट्स नॉट काउंट देम। इनको काउंट नहीं करते, बस कुछ वेक्टर है, और ये इनका रिजल्टेंट है, राइट। तो R is sum of vector A, B, C, D and so on। कितने वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर बना सकते हैं? कितने भी, इनफाइनाइट, राइट। up to infinite vector can be added to result into one vector। what does the resultant means actually? रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट विल बी सेम एज ऑफ ऑल वेक्टर इन कॉम्बिनेशन, एज ऑफ ऑल वेक्टर इन कॉम्बिनेशन, राइट। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी है, तो इसमें दो रस्सी बांधी, और इसको, इन दो रस्सियों को दो आदमी पकड़ के खींच रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा? अगर दोनों सेम खींच रहे हैं तो सीधा जाएगा। दोनों सेम खींच रहे हैं, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, राइट, एग्रीड। ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये सीधा जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा गया। सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट क्या है? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, ए और बी का जो कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर। इतनी बात समझ में? ठीक है, कुछ बड़ा काम करने जा रहा हूं, इसलिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। ओके, नाउ अब उल्टी बात करते हैं। अगर हम इनफाइनाइट वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर बना सकते हैं, तो एक वेक्टर को तोड़ के इनफाइनाइट बना सकते हैं, एक वेक्टर को ब्रेक करके इनफाइनाइट बना सकते हैं, राइट। इनफाइनाइट वेक्टर को ऐड किया, एक वेक्टर आया, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब एक वेक्टर को, एक वेक्टर कोई भी, उसके बहुत सारे पार्ट्स किए, 1 2, ये वेक्टर के नाम है ना, जोड़ मत देना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो ये क्या है? इसके पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए, और इनको हम एक अच्छी लैंग्वेज में पार्ट ना बोल के बोलते कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए, यानी ए के बच्चे, राइट, कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये और वो एक ही चीज है। ईदर वी गो दिस वे, add all these vector to get a vector, or break one vector to get all the vectors। इसका अभी मिलेगा नहीं, तो टेंशन मत कर, ठीक है, राइट। अब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे फोर्स लगा के खींच रहे हैं, व्हाट यू फील? किधर जाएगा? इधर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ग्राउंड है,
ये ग्राउंड है। तो सोचो, सूटकेस है, अभी ज़मीन पे रखा हुआ है, तुमने हैंडल पकड़ा, उठाया, फिर तुम लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इट डिपेंड ऑन इट्स वेट, इसके वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऊपर को उधर जाएगा, ये नीचे रगड़ते हुए आगे जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल देयर विल बी वन पार्ट ऑफ द फोर्स विच विल टेक इट अहेड, वन पार्ट ऑफ द फोर्स which will take it in this direction and one part of the force which will take it in this direction, ठीक है। इतना समझ में आया? धीरे धीरे आराम से कलेक्ट करते रहना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये सब कंबाइंड होके फिर समझ में आना बंद हो जाता है। ओके, चलो ये समझ गए। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, नोट मत करना, भी कराऊंगा बहुत सिस्टमेटिकली, डोंट वरी, है ना। ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक वेक्टर है ए, और ये है दो वेक्टर पी क्यू। आई कैन से बोथ द थिंग एट द सेम टाइम। ए इज रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड क्यू आर कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है। A is resultant of P and Q and P and Q are component of A, ठीक है, समझ गए, राइट। अब मैं सिर्फ एक ही वेक्टर लूं, what can I say about this in the same language as I told about this? A itself is resultant of A and A itself is component of A, ठीक है। एक वेक्टर अगर अकेला ही वेक्टर है, वो खुद का रिजल्टेंट भी है और खुद का कंपोनेंट भी है, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब कंपोनेंट में हम इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक्स वाई जेड डायरेक्शन में चाहिए तो तीन ही कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड डायरेक्शन तो तीन ही है। और भी if I say I need orthogonal components, then how many component I can get? 3. One along I, one along J, one along K, ठीक है। ये थे अभी तक मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा था। अब राइटिंग में लिखता हूँ A is equal to AXI plus AYJ plus AZK. How will you read it? ठीक है। There are three vector AX, AY, AZ in x axis, along y axis and along z axis. A is resultant of them. तीन वेक्टर है, एक x एक्सिस के अलॉन्ग है, एक y एक्सिस के अलॉन्ग है, एक z एक्सिस के अलॉन्ग है। वो तीन वेक्टर कौन कौन से? AX, AY, AZ, ठीक है। A उनका रिजल्टेंट है और कंपोनेंट के टर्म्स में A के कंपोनेंट along x axis, y axis, z axis are AX, AY and AZ, ठीक है। तो ये बहुत लंबी सी कहानी मैंने आपको बताई रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट से रिलेटेड, समझ में आया? हो गया ऐसा, राइट। चलो अब लिखना शुरू करो, साथ साथ लिखना भी समझना भी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर is process of splitting. Resolution of vector is process of splitting of a vector into parts called component. इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। into parts called component, right? So resolution of vector क्या चीज है? कुछ नहीं, एक वेक्टर को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करना, ब्रेक करना, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। समझ में आया पूरा? राइट।
एक वेक्टर को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? इनफाइनाइट। जैसे हम इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर्स बना सकते हैं, तो ऐसे ही एक वेक्टर को इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, a vector can be resolved in infinite components. एक वेक्टर को हम इनफाइनाइट कंपोनेंट निकाल सकते हैं, राइट? समझ गए? ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना चीजों को, बहुत सिंपल सा। रिजोल्यूशन इज स्प्लिटिंग, कितने पार्ट में? इनफाइनाइट पार्ट में, राइट? नाउ एक स्पेशल टाइप के कंपोनेंट होते हैं, उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, rectangular components of a vector are perpendicular to each other, यानी ऐसे पार्ट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, राइट? A vector can have maximum 3 rectangular component. A vector can have maximum 3 rectangular component, not component, rectangular component, है ना? और component तो कितने हो सकते हैं? Infinite. A vector can have maximum 3 rectangular component in free space हाँ हाँ एक ही मानेंगे। A vector can have maximum 3 rectangular component in free space, और ये 3 कंपोनेंट कौन से? Along x, y and z एक्सिस। कितनी एक्सिस होती है पूरा? 3। तो तीनों एक्सिस के अलोंग एक एक कंपोनेंट, तो मैक्सिमम कितने? 3 कंपोनेंट। तो मैक्सिमम 3 कंपोनेंट, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन फ्री स्पेस एंड 2 rectangular component, 2 rectangular component and 2 rectangular component in a plane. In a plane कौन कौन से? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। एक प्लेन में 2 एक्सेस होती है, या तो एक्स वाई होगी, या वाई जेड होगी, या जेड एक्स होगी, ठीक है? तो मैक्सिमम 3 कंपोनेंट इन फ्री स्पेस और 2 कंपोनेंट इन ए प्लेन, राइट? ओके, अब हम रिजॉल्व करना सीखेंगे, कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? तो वो पूरा होने तक आप समझना, बाद में नोट करना, ओके? वो पूरा होने तक समझना, फिर बाद में नोट करना। ओके, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मैं जानबूझ के टेढ़ा बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है? तो वाई एक्सिस किधर होगी? एक्स के परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस होगी, राइट? हम किसी भी लाइन को एक्स वाई या जेड एक्सिस मान सकते हैं, बाकी उसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, राइट? तो इट इज नॉट नेसेसरी हम हॉरिजॉन्टल ही हो, हमको एक्स और वाई एक्सिस चाहिए। इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मैंने इसलिए टेढ़ा बनाया, नहीं तो आप सोचोगे एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल होता है, नहीं, इट इज एक्स और वाई।
वो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और कोई और भी हो सकती है, ठीक है। वाई एक्सिस वर्टिकल भी हो सकती है और कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट। अब ठीक है, अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब मुझे एक एक कंपोनेंट चाहिए अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्स, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग रिजोल्यूशन इन ए प्लेन। एक प्लेन है तो दो ही कंपोनेंट होंगे। हमको एंगल चाहिए होगा वेक्टर का, या तो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस, कोई एक एंगल चाहिए होगा। वो एंगल हमें दिया होगा, अगर वाई से दिया हो तो एक्स से निकाल लेंगे। कैसे? अगर वाई से 30 है तो एक्स से कितना? 60। तो ये सब कुछ आप एक्स एक्सिस से याद रखोगे कि एक्स एक्सिस से कर रहे हैं हम, जो कुछ भी कर रहे हैं। हमारी रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस है, हमने एंगल कहाँ से लिया? एक्स एक्सिस से। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालो और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालो। दैट इज द कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री में बहुत किया है, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। देन ये हमारा ऑरिजिन, ऑरिजिन से जो पॉइंट आए एम और एन है ना, ये पी मान लो, तो ये दो वेक्टर बनेंगे। These two vectors are component of A। ये कौन सा वेक्टर? AX, और ये कौन सा? AY वेक्टर। प्रोसेस समझ में आया? वेक्टर के हेड से दोनों एक्सिस पे एक कंपोनेंट डालोगे, ठीक है, और दोनों एक्सिस पे वो दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला और फिर उनको मिला दिया। देन दो कंपोनेंट मिले, वो दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। इतना समझ में आया? ठीक है, ये फिगर बनाओ एक बार, एंड टाइटल डालो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह मैं नहीं लिखूंगा, मैथमेटिकल पार्ट लिखूंगा सिर्फ। In the figure, AX and AY are rectangular component, और हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही है। तो हम बाकी कंपोनेंट की बात करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। काम जितना भी करते हैं वो सारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करते हैं। इन द फिगर AX एंड AY आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ A अलोंग X एंड Y एक्सिस। राइट? बाय parallelogram law, vector A is sum of AX and AY. Vector A is sum of AX and AY. What the parallelogram law says? If two vectors represent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram is their resultant, is their addition. तो इस क्वेश्चन इसके में OM और ON तो साइड हो गई और OP डायगोनल हो गया। So by parallelogram law, A is equal to AX plus AY, right? अब मुझे AX की वैल्यू चाहिए और AY की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है।
तो एक ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल OPF, OP is equal to A, OM is equal to AX and PM is equal to AY। देखो इतना तुमको सूट करता है क्या? OP is equal to A, OM is equal to AX and PM is equal to AY, right? तो cos थीटा कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, that is OM अपॉन OP। OM कितना? AX और OP A, और AX इज इक्वल टू A cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? देन साइन थीटा निकालो, साइन थीटा बोलो इसी ट्राइंगल में। दैट इज AY अपॉन A, तो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, राइट? Hence, छापो इतना, ऊपर करूंगा ना, ऊपर चला जाएगा सब कुछ। हो गया? अब AX वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड हो गया A cos थीटा और डायरेक्शन हो गई X एक्सिस। किसी भी वेक्टर में दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो AX वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? A cos थीटा, और डायरेक्शन X एक्सिस। और X एक्सिस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर में कैसे लिखते हैं? I कैप। ठीक है, हो गया पूरा? कर ले, अभी कोई टेंशन नहीं है, सब चिल है यहाँ पे, किसी को ऐसे भागने की जल्दी नहीं है। तो लिख ले, बाद में कुछ नहीं होता। ईमानदारी से बताओ, जब मैंने क्वेश्चन बोला था रिवाइज करने के लिए, कितने लोगों ने किए थे? क्यों मजाक कर रहे हो? किए होते तो पेपर में हो जाते ना। टेस्ट में जब मैंने टेस्ट लिया था, हाँ, तने समझ में आ रहा है तेरे को? गुड। क्या बोल रही? पीछे का कुछ याद नहीं है? वो तो रिवाइज करना पड़ता है बार बार। एक बार प्रीवियस चैप्टर उठा के रिवाइज कर, फिर हो जाएगा। ओके? और हमेशा एक काम जरूर करो। अब रिवाइज करने में पूरा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करो, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिए थे, जब फर्स्ट टाइम किए थे और तब नहीं हुए थे, उनको सर्कल करके रखो हमेशा। और जब रिवाइज करो ना, तो उनको जरूर रिवाइज करो। ओके? और ये रिवीजन प्रोसेस कंटिन्यूअस चाहिए। हैंस A इज इक्वल टू AX, आई कैप। AX मैग्नीट्यूड है और आई कैप क्या है?
डायरेक्शन प्लस ए वाई जे कैप वेयर ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, पूरे साल जब भी कंपोनेंट का जिक्र होगा तो आई नेवर यूज टू से एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, आई यूज टू से कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट। ठीक है, so one is cos component and another is sin component। ठीक है, cos component वो है जिससे एंगल बना है, यानी जैसे x एक्सिस से एंगल है तो x एक्सिस वाला cos कंपोनेंट है, और अगर एंगल y एक्सिस से होगा तो y वाला cos कंपोनेंट हो जाएगा। तो जिससे एंगल दिया होता है वो हमेशा cos कंपोनेंट होता है। ये देखो, x एक्सिस से एंगल दिया है तो x कंपोनेंट इज cos कंपोनेंट और y कंपोनेंट इज साइन कंपोनेंट। ठीक है, राइट। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे को बताओ। ये है, ये एक फोर्स है, अब मुझे इसके दो कंपोनेंट करने हैं। ये एंगल थीटा, ये कंपोनेंट A और ये कंपोनेंट B। तो A कंपोनेंट विल बी cos कंपोनेंट, हाँ, A कंपोनेंट विल बी F cos थीटा एंड B कंपोनेंट विल बी F sin। ठीक है, राइट। और जब भी हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट करते हैं ना तो वेक्टर उन दोनों के बीच में होता है, ये याद रखना। जो मेन वेक्टर है वो उन दोनों के बीच में होगा, मतलब ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर में तो ये भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर में तो ये भी हो जाएगा, लेकिन A और B इसके कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट क्या होंगे, जो जिन दोनों के बीच में वो वेक्टर होगा, तो B इस तरफ आएगा। तो टेंशन मत ले, आगे की बात है। हाँ, mg हो गया, समझ में आया। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जिससे एंगल दिया होता है वो cos कंपोनेंट हो जाता है। तो वेयर ax इज इक्वल टू a cos थीटा एंड ay इज इक्वल टू a sin थीटा। अब हमने बहुत बार उसमें, अभी उसके क्वेश्चन कर रहे थे ना हम, किसके, रेन वेन वाले। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, ऐसे ही तो कुछ बनता था, कुछ परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते थे ना। तो हम क्या करते थे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में तो लगाते थे, राइट। तो वही लगा देंगे, एंड a इज इक्वल टू अंडर रूट a एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर, राइट, एंड a इज इक्वल टू अंडर रूट a एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर। तो कंपोनेंट कैसे करते हैं, समझ में आ गया ना, राइट। अब देखो, हमारे सिलेबस में 3 डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है, 3 डायरेक्शन में, यानी जो है वो एक्स वाई में है, लेकिन हमको बेसिक आइडिया चाहिए तीनों का। इस साल हटा दिए, पता नहीं क्यों हटा दी, जरूरत नहीं थी। अभी 2 मिनट में तो आ जाएंगे वो, जब इतना हो गया तो वो भी आ जाएंगे, तो बताऊंगा ही मैं, तो उसमें भी लिए दे रखे मैंने नोट्स में। ठीक है, हो गया, राइट। अब आपको बेसिक आइडिया हो गया ना। अब जैसे ये 2 हुए वैसे 3 हो जाएंगे, कैसे, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, राइट। हो गया, ये सबका हो गया। Now let's finish this component process. Rectangular component in free space. Let vector A makes angle alpha and gamma
विद एक्स, ये गामा जैसे भी तुम्हें अच्छा लगता हो वैसे बना लेना, मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। लेट ए एक्स ए वाई and AZ are rectangular components. Then A is equal to AXI plus AYJ plus AZK। अभी ये ख़त्म होने के बाद बताऊंगा मैं कि हम ये इतना बवाल करते क्यों हैं, मतलब सीधी सादी ज़िंदगी चलने क्यों नहीं देते। मतलब पहले एक वेक्टर बनाया, पहले उसको जोड़ा, अब उसको तोड़ा, मतलब करना क्या चाहते हैं, ठीक है। पहले 2 दिन उसको जोड़ते रहे, अब 2 दिन उसको तोड़ते रहेंगे। इतना समझ में आ गया। A is equal to AXI plus AYJ plus AZK एंड आई टोल्ड यू जिससे एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और हमारे पास तीनों एक्सिस से एंगल है तो तीनों कॉस कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। वेयर ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एल्फा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा एंड ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, राइट। And A is equal to under root AX square plus AY square plus AZ square, ठीक है। लास्ट स्टेप वही, वैसे 3 परपेंडिकुलर है ना, जैसे 2 परपेंडिकुलर थे तो AX अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर था। ये ऐसे समझ लो ना जैसे रूम का लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यही होता है ना। मैं आपको बताता हूँ हम इतना लंबा प्रोसेस करते क्यों हैं, ठीक है। देखो हमारे पास एडिशन के लिए बहुत लिमिटेशन है। व्हाट इज़ दैट लिमिटेशन, कि सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं हम, 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। है कोई फॉर्मूला, कोई तरीका है? सिर्फ पॉलीगन लॉ है ज्योमेट्री से। अब ज्योमेट्री में स्केल, प्रोक्टर, दिस दैट ये सब लेके घूमो, ठीक है। तो ये तरीका है बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करने का। मान लो मेरे पास 4 वेक्टर है, हो गया ना ये। मान लो मेरे पास 4 वेक्टर है A, B, C, D, मुझे इनको जोड़ना है, ठीक है। तो मुझे इनको स्प्लिट करना आता है, स्प्लिट करना आता है तो मैं इसको कंपोनेंट में लिख लूंगा, रिजॉल्व करके ये आ गया, पूरा रिजॉल्व करके ये आ गया। ऐसे B आ गया, क्या ऐसे ही CXI प्लस ऐसे एंड DXI, ऐसे सब में आ गया ना। अब जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, राइट। जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। मुझे इनको ऐड करना है तो ये वाले सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे ना, ये सीधे सीधे ऐड हो गए। समझ लो ये सब ऐड होके आ गया RXI, और ये R हो गया, और ये सीधे सीधे ऐड होके कितना आ गया RYJ कैप, और ये आ गया RZK कैप। तो अब मेरे पास इन सब को जोड़ के एक वेक्टर आ गया।
अब मैं इसको फिर वापस उधर वापस चला जाऊंगा कि r इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम कितने भी वेक्टर्स हो उनको ऐड कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, मोर ओवर हमारे फिजिक्स में बहुत काम आएगा ये, जब हम मल्टीपल वेक्टर्स ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को कंपोनेंट कर लेंगे सो दैट सारे दो डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, यूजुअली हम प्लेन में करते हैं, ठीक है, 3D में काम करते हैं, तो दो डायरेक्शन में आ गए तो सारे आई अलग से ऐड कर देंगे, जे अलग से ऐड कर देंगे, तो सब वेक्टर जोड़ के एक वेक्टर बन जाएगा। समझ में आया इतना धमाल क्यों किया हमने? राइट, इज इट क्लियर? कुछ पूछ रहे हैं इसमें? नहीं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई वेक्टर, क्या बोल रहे हैं, तो कंपोनेंट करके कर लेंगे। लाइक सपोज करो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, एक वेक्टर ये है सी, एक वेक्टर ये हो गया डी। तो इसके कंपोनेंट कर लेंगे, इसका कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो सबके दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है ऐसा, और कंपोनेंट हम किस किस डायरेक्शन में करेंगे, एक्स वाई में, और फिर उनको ऐड कर लेंगे। राइट, ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 2-4। ये मान लो एक वेक्टर है ए, 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो व्हाट इज गिवन टू अस, ax कितना 3, द कॉफिशिएंट ऑफ i के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ax है, j के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ay है, और k के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो az हो गया। तो az इज इक्वल टू 5, इतना पता चल गया। अब a इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, सॉल्व करोगे तो रूट 50 आ जाएगा। रूट 50 इज 5√2 हो गया। हाँ, a is magnitude. Magnitude means numerical value. Okay? ax मतलब x कंपोनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, ax is equal to 3 means the x component of a has numerical value 3, यानी magnitude of x component is 3. ओके, हो गया। नेक्स्ट 5th, when a vector b is added to a, we get a unit vector along x-axis. What is unit vector along x-axis? I cap. तो यानी a plus b is equal to I cap. a plus b is equal to I cap. ये बोला है हमको, राइट। अब a की वैल्यू रख दो, उधर ले जाओ, b आ जाएगा। a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू रख के उस साइड ले जाओ तो b आ जाएगा। ये तो इसका आंसर है ही नहीं, इसका तो आंसर दे ही नहीं रखा। हाँ, तो वो तो उसकी वैल्यू वही आएगा, वो तो कंपोनेंट्स में रहेगी ना वैल्यू। हाँ। अच्छा, बड़ा हो रखा था ये। a plus b is equal to I,
ए कितना i प्लस 2j माइनस 3k प्लस b इज इक्वल टू i, और ये जो दोनों सेम होते हैं वो कट जाते हैं दोनों सेम साइड, तो b इज इक्वल टू कितना, ये माइनस 2j प्लस 3k क्या, समझ गए? राइट। अब एक 6 और 7 दोनों 6 7 8 फटाफट करो 6 7 8। A vector is represented by I plus 3j plus 5k. What is the length in xy plane? xy plane में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? I और j, तो यानी ax ay, तो ax कितना 1, I का कोएफिशिएंट 1, ay कितना 3, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दैट इज रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। समझ गए? सब एक बार रिवाइज कर लेना, ओके? और ये ध्यान रखना, मेरी असाइनमेंट छोटी इसलिए होती है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है? इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हो गया 6? सेवन भी हो गया a माइनस बी निकालो पहले, बिल्कुल सिंपल मैथ से, जैसे a माइनस बी का आई में से आई वाले घटा दो, जे में से जे वाले घटा दो, के में से के वाले घटा दो। साइन चेंज कर देना, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ए में से माइनस करना है बी को, तो ए माइनस बी पर ब्रैकेट लगा ले, वो बार आई कर लेगा नहीं, हो जाएंगे वो। सेवेंथ a माइनस बी इज इक्वल टू a वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k माइनस b वेक्टर है, b वेक्टर इज माइनस i माइनस j प्लस k, तो ये हो गया 2i माइनस j प्लस 2k प्लस i प्लस j माइनस k। इतना ठीक है? अब इसमें j एक माइनस एक प्लस, ये तो कैंसिल हो गए, तो कितना आया 3i प्लस k क्या, पहले तो ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले इतना समझ में आ गया। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है? राइट? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, पहले इतना करो, कर लिया? What we get a minus b is equal to 3i plus k. Let a minus b is equal to r, कोई भी मान लिया, ठीक है? तो r is equal to 3i plus k, ये तो है वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू रूट 10। ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। डिफरेंस समझ में आया? वेक्टर मींस विद डायरेक्शन, तो i j k आएंगे, मैग्नीट्यूड मींस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है? अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर
ऑफ a माइनस बी यानी r का, दैट इज 3i प्लस k डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 10. ओके, एंड रिवाइज जरूर कर लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ. ठीक है, देखो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है. पहली चीज़ तो ये फिजिक्स है, आधी ऊपर से जाती है आधी नीचे से जाती है. ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में पकड़ में आती है, फिर वो भी रिवाइज नहीं किया तो वो भी आर पार एक्स रेस की तरह निकल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस रूट 2k. इसके एंगल निकालने हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस से, है ना. एंगल में ए एक्स ए वाई ए जेड मालूम है. पहले तो इसमें देखो, ए एक्स कितना 1, ए वाई 1, ए जेड रूट 2. यहां तक समझ में आ गया. ए कितना, देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया है ना, तो व्हाट इज दैट, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर. तो दिस इज 2. ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. अब अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं, तो कॉस अल्फा किस में आता है, ए एक्स में. ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा. ए एक्स मालूम है कितना 1, ए भी मालूम है 2, तो कॉस अल्फा कितना 1/2. तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब सिमिलरली ए वाई से क्या आएगा, बीटा. ए वाई कितना, ए कॉस बीटा. ए वाई दे रखा है 1, ए 2 कॉस बीटा. तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब 60 डिग्री. अब गामा कैसे आएगा, ए जेड से. ये तो सेम प्रोसीजर है ना. बोलो क्या लिखूं, कॉस गामा ए जेड रूट 2, ए 2 कॉस गामा. तो कॉस गामा इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2. तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√2. तो गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री. हो गया. चलो 2 मिनट की कहानी है, मैं सुनाता हूँ. ठीक है, प्रणव तो भी सुनो. एक ऑब्जेक्ट को गिराया, ड्रॉप किया हाइट से, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हाइट निकालनी है. यानी 3 सेकेंड बाद वो कितना हाइट ड्रॉप हो गया वो निकालना था. तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था. ठीक है, रेदर ये 5 सेकेंड था एक्चुअली, एग्जैक्ट जाऊँ तो मैं 5 सेकेंड पे हाइट निकालनी है. तो आई यूज़ द फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. मैं कहीं गलत नहीं. h इज इक्वल टू 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर. कोई गड़बड़ नहीं. 2 5 10 कितना हो गया 125. जैसे ही मैंने ये लिखा इमीडिएटली एक क्वेश्चन आया, ये तो 130 होगा. और क्योंकि मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक करने की आदत है, तो इसलिए कोई बोलते तो मैं एकदम से मान लेता हूँ कि हाँ मैंने गलत कर दिया होगा. ठीक है, मेरे को एकदम से आया कि सर ये तो 130 होगा. आई सेड ठीक है 130. मैं देखता भी नहीं. आई सेड ओके 130 कर लो, क्योंकि एक्सेप्टेड है कि मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक करता हूँ. तो इसलिए बच्चे बोलते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि सही बोल रहे होंगे. फिर एक दूसरा बोला नहीं सर ये तो 125 ही होगा. जब डिबेट हो जाती है तो फिर मुझे देखना पड़ता है.
जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो मैंने देखा तो 125 ही होगा। आई सेड नहीं 125 ही होगा, देन वो सेज के 130 होगा। फिर मैंने पूछा ये 0 हो गया, ये 125 हो गया, तो फिर मैं ऐसे समझा। तो देन क्वेश्चन इज ये 0 कैसे हो गया? द क्वेश्चन इज ये 0 कैसे हो गया? अब ये बताएगा, प्रणव बताएगा 0 कैसे हो गया। नहीं पता, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाता है। तो आई सेड देन, मतलब यू थिंक ऑफ माई सिचुएशन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह सकता भाग जाए यहाँ से ठीक है, बिकॉज एज ए टीचर आई हैव टू बी पेशेंट और आई नीड टू रिप्लाई ईच एंड एवरीथिंग। आई सेड क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। कहते आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 0, वो तो 0 हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट 5, वो कहाँ गया? नाउ द क्वेश्चन इज वो 5 कहाँ गया? अब कहाँ गया मुझे भी नहीं पता कहाँ गया, ठीक है ना, इट्स लॉन्ग बैक एंड आई डोंट नो, मतलब कहाँ गया मुझे भी नहीं पता कहाँ गया, मैं क्या बोलूँ कहाँ गया, ठीक है। फिर मैंने कहा ऐसे ही होता है बेटा। कहते अब यार ये तो बहुत मतलब अजीब सी सिचुएशन में फंस गया एंड इन द मिडिल ऑफ क्लास आई सेड ओके मैं क्लास के बाद समझाता हूँ। फिर मेरे पास इसके अलावा कोई हथियार नहीं बचता कि क्लास के बाद समझाता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। फिर क्लास के बाद मैंने बताया कि मैंने कहा व्हाट डज 2 into 5 मीन्स, चलो व्हाट डज 2 into 5 मीन्स? यू सेड 10। मैंने कहा 10 तो हो गया, इसका मतलब क्या है 2 into 5 का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 into 5? 5 is added twice. 2 into 5 means 5 is added twice. So 5 plus 5 is 10. 3 into 5 means 5 is added thrice. ठीक है, फिर मैंने उसको 4-5 बार करके दिखाया। 5 into 4, 5 into 5. Agreed? Yes. I said now 5 is 0 times. 0 times means nothing. हाँ, तब उसको जाके समझ में आया कि 0 मल्टीप्लाई करने से सब कुछ 0 हो जाता है। ओके, सो इसको कहता है टैलेंट। तेरे पास क्या टैलेंट है? कुछ भी नहीं। अब इसको समझा देना सदांश को, जब भी ये बात करे ना टैलेंट की, तो इसको बता देना टैलेंट किसको कहते हैं। चलो क्वेश्चन सारे रिवाइज कर लेना आज याद करके, ठीक है।